हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया जी सर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 को। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये देखिए, डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी दिखा है ना जी सर। इसके बारे में बताएगा क्या है ये डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बेसिकली जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो केवल ये नहीं कि कैलकुलेशन किया जाए, इवन कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लास्ट में आप डिस्क्लोजर 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 की रिक्वायरमेंट देखेंगे। यानी जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड होगा, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू विल फाइंड द डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर्स यानी डिस्क्लोज करना, क्लोज नहीं करना, खोलना, बंद ना करना बल्कि खोलना, लोगों के सामने प्रेजेंट करना, लोगों को दिखाना। लोगों का मतलब यहाँ पर यूजर्स से है। यूजर का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, लूजर्स नहीं, यूजर्स। यूजर्स में दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर्स। जो हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके केवल हम ही यूजर्स नहीं होते, देयर आर सो मेनी अदर स्टेक होल्डर्स who rely, who depends upon that financial statement. Means whatever the decision they'll take, those decisions will be based on the financial statement which are prepared by us. तो हम लोग जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं केवल अपने को फायदा या घाटा दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट या लॉस शो होता है ना, उस पर लोग भरोसा करते हैं। जो बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटीज होती है ना, उस पर लोग अपना भरोसा दिखाते हैं। अब उस भरोसे को कायम रखना है तो हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करते हुए होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू मतलब सच्चा, फेयर मतलब उचित। ऐसा नहीं हो कि किसी को अपने झांसे में लेने के लिए बैलेंस शीट या ट्रेडिंग पीएल में कुछ उल्टा सीधा मैनिपुलेशन करके हम उसके सामने रख दें, तो वो हमारा डिसीजन, वो अपना डिसीजन ले लेगा उस बैलेंस शीट के हिसाब से। अगर हमको किसी को धोखा देना हो तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट बढ़ा देंगे, गुडविल लिख देंगे। अब गुडविल का मतलब क्या, कितनी गुडविल है, इनटेंजिबल एसेट डाल देंगे, या खर्चों को कम दिखा देंगे, या पर्सनल एक्सपेंडिचर को अपने खर्चों में दिखा देंगे। कौन देखने आ रहा है? नॉर्मली नॉर्मली वैसे तो ऑडिट वगैरह होती है, लेकिन अगर हम होटल में जाते हैं, अपने दोस्तों, अपने फैमिली या अपने रिलेशंस को होटल में खाना खिलाते हैं, हमने वो लिख दिया कि ऑफिशियल पार्टी हुई, तो खर्चे की तरह हो गया, एक्सपेंसेस की तरह, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कम हो गया। हमने तेल भर पाया गाड़ी में और हमने लिख दिया कि हमारे बिजनेस एक्सपेंडिचर था, क्योंकि हम टूर्स एंड ट्रेवल्स पर गए थे बिजनेस एक्सपेंडिचर को लेकर के। तो कहने का मतलब ये कि हम अपने बिजनेस के खर्चों को बढ़ा सकते हैं या बिजनेस के खर्चों को घटा सकते हैं, और उससे हमारा प्रॉफिट घट और बढ़ सकता है। इन द सेम वे इनकम साइड, इन द सेम वे बैलेंस शीट की एसेट, और इन द सेम वे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं तो हम अपने प्रॉफिट को जब चाहे बढ़ा लें, जब चाहे कम कर लें ना। ऐसा नहीं कर सकते। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर दूसरे लोग भरोसा करते हैं, उनके भरोसे को मत तोड़ो। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। वो ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए। ये चीज बिल्कुल दिमाग में सेट रखें, जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। और इत्मीनान से, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मेरी बातों को ढंग से सुने। और जब मैं लिखूं तो साथ साथ ना लिखें। हम साथ साथ 7-8 नहीं है, हम लोग साथ साथ हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस है आपको एक गाइडलाइन देना। आपको एक गाइडलाइन देना। जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड होगा ना, तो उसके अंत में आएगा डिस्क्लोजर। जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड होगा, उसके अंत में आएगा स्टैंडर्ड। वो पर्टिकुलर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को बताएगा। लेकिन ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को बताता है। देखते हैं क्या बोलता है, पर्पस क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है। हम किसके डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं disclosure of accounting policies। अच्छा, ये डिस्क्लोजर्स है। डिस्क्लोज मतलब टू शो, टू प्रेजेंट। क्या शो करना, क्या प्रेजेंट करना? अकाउंटिंग पॉलिसीज को। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब ये है कि
हम अपने लाइफ में कुछ, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि अपने लाइफ में कुछ प्रिंसिपल सेट करते हैं। जैसे मान लो सुबह 6 बजे उठना है, आज से मैंने डेली सुबह 6 बजे उठूंगा 2 मिनट के लिए। क्या केवल एक दिन के लिए ये प्रिंसिपल बनाया है या हमेशा के लिए? सर हमेशा के लिए। ठीक है, 1 महीना बनाया, उसके बाद सो गए, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, धीरे धीरे प्रिंसिपल मैंने बना लिया सुबह 8 बजे उठने का, धीरे धीरे 10 बजे उठने का। अरे भाई क्या है मतलब इसका? आप जो प्रिंसिपल सेट कर रहे हो ना, दैट नीड्स टू बी फॉलोड और एडर्ड। मान लो आज किसी ने हमसे पूछा कि भाई क्या है तुम्हारा रूटीन, क्या? मैं कहता हूँ सुबह 6 बजे उठने का, तो सामने वाला बड़ा इंप्रेस हुआ। अब कुछ दिन बाद उसको नहीं पता चला कि मैंने सुबह 8 बजे कर दिया, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करके कि सुबह 6 बजे उठ जाता है, दरवाजे को ठक ठक करने लगा। मैंने कहा भैया सो रहा हूँ, तो उसने कहा भैया सो रहे हो, तुमने तो बताया था 6 बजे उठ जाते हो, इसलिए हम आए। देखो ना, सामने वाला एक तरह से हमारी बातों को रिलाय कर रहा है। इन द सेम वे इन अकाउंट्स, जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो अकाउंट्स में कुछ प्रिंसिपल सेट किए जाते हैं, कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं कि हम इस प्रिंसिपल, इस मेथड, इस अकाउंटिंग मेथड को यूज करेंगे। क्या करेंगे? सर अकाउंटिंग मेथड कुछ समझ में नहीं आया, क्या होता है अकाउंटिंग मेथड? अगर आप अकाउंटिंग यानी साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको मालूम होगा डेप्रिसिएशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, डब्ल्यूडीवी मेथड, एसएलएम मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, देयर आर सो मेनी मेथड्स। उसमें से किसी एक मेथड को फॉलो करना कहलाता है कि आप इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसी। यस, हमने चुन लिया, हमने चुन लिया, हमने चुन लिया अकाउंटिंग मेथड। अच्छा, दूसरा कोई, सर जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं ना, तो वहां पर कई सारे अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं। फीफो मेथड, लीफो मेथड, हीफो मेथड, एवरेज स्टॉक मेथड, वेटेड एवरेज स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक मेथड। There are so many methods. If I'm just going to pick any one of those methods, it means I have selected my accounting policy. I'm not selecting that accounting policy for the purpose of following that particular policy for the current year, but I'll try my best, not try my best, I have to, I have to follow that accounting policy, not in the current year, but in the next year or in the subsequent year too. केवल अगले साल नहीं, उसके आने वाले ईयर्स में भी हमको उस अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज अकाउंटिंग पॉलिसी, और ये होता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के हिसाब से। अगर आपने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रखे हैं तो वहां पर आपको एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं तो आप हमारे बेसिक सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर होगा ये। वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं सारे के सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का। वो एक बेसिक्स होते हैं, फाउंडेशन होता है, आप नींव तैयार करते हैं, आपके अकाउंट्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने वहां पर देखा होगा कि जब हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि एक मेथड को जब एक बार यूज कर लिया गया या एक मेथड को पिक कर लिया गया, अब उसी मेथड को हमेशा हम लोग यूज करते हुए चलेंगे। दैट इज नोन एज अ कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। द सेम थिंग इज ओवर हियर अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए। द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी is to promote better understanding of the financial statement by requiring disclosure of significant accounting policies in orderly manner. Okay, such disclosure facilitate more meaningful comparison between a financial statement of different organization of the same accounting period. यानी हम अगर अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के मैच करके कंपैरिजन करना चाहें, then we can do so it is easy way. The standard also require disclosure of changes in accounting policies. अभी मैं इसके बारे में नहीं बताता, बस इतना याद रखो कि जब हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते हैं तो हमें एक ही गाना याद आता है, हमने चुन लिया, हमने चुन लिया, हमने चुन लिया किसी एक मेथड को। Now we have to follow the same method in the current year, in the next year and in the subsequent year. जब भी, अच्छा, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं आप। जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं ना, ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस याद रखेंगे। ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस आप याद रखेंगे। मैंने क्या बोला? ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस याद रखेंगे। द फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न। ये सारी चीजें, ये जो मैं बताऊंगा ना, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अप्रूवल, ये हमने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट यानी जब बेसिक चैप्टर पढ़ा रहे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो उस समय मैंने आपको ये क्लियर किया हुआ है। सारी चीजें बहुत डिटेल में 2 क्लास चली थी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को लेकर के। कोई बात नहीं, आप, मैं मानता हूं आप लोग पढ़ करके ही यहाँ तक पहुंचे होंगे। इफ यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, इट मींस आपने वो सारी चीजें कर रखी हैं। लेकिन अगर नहीं भी की हैं तो मैं आपको यहाँ पर बेस जरूर बताऊंगा। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं। वैसे तो कई हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कई होते हैं, 11-12 होते हैं, लेकिन ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एजम्पशंस।
एजम्पशन का मतलब था कोई चीज मान लेना। जैसे मैं इस समय एज्यूम कर रहा हूँ, जैसे मान लो एक बच्चा का, एक टीचर कहता है बच्चे से कि बताओ वास्तविकता और भ्रम में क्या फर्क है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रियलिटी एंड मिथ्स। अच्छा, तो उसने कहा कि सर रियलिटी तो ये है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, और मिथ्स ये है कि हमें समझ में आ रहा है, ऐसा आपको लगता है। तो इन द सेम वे ये 3 अकाउंटिंग एजम्पशन है, ये मान करके चलना पड़ता है जब हम अकाउंट्स करते हैं ना। मान लो हमारे सामने किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखा गया, ये रिलायंस इंडस्ट्री की बैलेंस शीट है, ये रिलायंस इंडस्ट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट। अब जब वो ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट जब मैं उस रिलायंस कंपनी को देखता हूं, तो मेरे दिमाग में 3 बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस दिमाग में रहने चाहिए। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। अगर कहीं कुछ ना बताया गया हो, ओ अगर कहीं कुछ भी ना बोला गया हो, तो हम ये मान लेंगे कि ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को यूज किया गया है। गॉट इट? 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। गोइंग कंसर्न को हिंदी में हम सतत चालू की अवधारणा, कंसिस्टेंसी को निरंतरता की अवधारणा, और एक्रूवल कंसेप्ट उपार्जन की अवधारणा। ये 3 चीजें हम लोग को याद रखनी है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि जब आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, देन एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एक चीज माननी है कि आपका ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी ये बंद नहीं होगा। Whenever you are just going to record any transaction in your books of account, you are needed to assume that your concern will go on and it will never be shut down. आपको ये मान करके चलना पड़ेगा कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि बंद नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। रियलिटी में तो ये होता है कि कंपनियां बंद भी होती हैं, खुलती भी हैं, बंद भी होती हैं। तो सर अगर कोई बंद होने वाला हो तो क्या करेंगे? तब ये सिस्टम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो ये कुछ ना लिखा हो तो मान लेना पड़ेगा ये कंपनी चल रही थी, ये कंपनी चल रही है, और ये कंपनी आगे चलती रहेगी। कंपनी मतलब कंसर्न, इसको हम कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता। मान लो हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डेप्रिसिएशन का मेथड यूज किया, वो था डब्ल्यूडीबी मेथड। लास्ट ईयर तक मैंने, पिछले 10 साल से हमारी कंपनी ने डब्ल्यूडीबी मेथड यूज किया, इस साल से हम सोच रहे हैं एसएलएम मेथड यूज करना। वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड। वी हैड सेलेक्टेड अ अकाउंटिंग मेथड in past and we were following till date. Now from today onwards we thought that we must try to change the accounting method from WDB to SLM. We are just thinking about that and actually we did it. तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? आज तक जो लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिलाय करते आए थे, वो तो यही मान रहे थे कि डब्ल्यूडीबी मेथड। आगे भी कंपनी डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करेगी, लेकिन इस साल कंपनी ने एसएलएम मेथड यूज किया। एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर लिया डेप्रिसिएशन का। मैंने एक एग्जांपल दिया है ये। देयर आर सो मेनी अदर मेथड, देयर आर सो मेनी अदर वेज, मींस डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर अकाउंटिंग मेथड्स यूज होते हैं। कई ऑप्शंस होते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है। अच्छा, तो मैंने कहा कि हमने मेथड चेंज कर लिया, कंसिस्टेंसी नहीं हुई। जबकि हमको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है वी आर नीडेड टू फॉलो द सेम अकाउंटिंग मेथड। आपको हमेशा उसी के साथ स्टिक रहना है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन 3 बताए गए, 3 ऐसे तरीके हैं जब हम अपने अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। 3 तरीके ऐसे हैं या 3 वो कंडीशंस हैं जहां पर हम अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। पहला, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है चेंज करो को, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इटसेल्फ बोलेगा कि चेंज करो, देन हु एम आई टू नॉट टू चेंज? वी हैव टू चेंज इट। आई हैव टू चेंज इट। मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाहर जाकर के काम नहीं कर सकते। द सेकंड वे और द सेकंड कंडीशन इज व्हेन एनी एक्ट, स्टैट्यूट और लॉ रिक्वायर्स टू चेंज इट।
जब हमें कोई कानून, विधान या नियम कहता है कि चेंज करो, पहला था कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है चेंज कर तो चेंज कर, अगर कोई कानून कहता है, नियम कहता है, लॉ कहता है चेंज कर तो चेंज करना पड़ेगा। हम कौन होते हैं, हम कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा है आपका, बहुत ही लिबरल है, कहता है कि अगर ऐसा लगता है आपको, आपको तो लगता है सब ऐसा सपना, तो कहने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपके चेंज करने से आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन देगा, देन यस यू कैन चेंज दैट। तो तीन कंडीशंस बताई गई। पहले तो ये बोला गया कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में, इफ यू हैव पिक्ड एनी मेथड for the purpose of recording your transaction, now follow the same accounting method, not in the current year, but in the next year and in the subsequent years too. But if there is a need to change, then you can change it. But you can change it if any one of these three conditions are fulfilled. इन तीन में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी तो ही आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तीसरा तो बहुत लिबरल था, अब रास्ता क्या बचा? पहला बताया गया, if accounting standard requires, if any act, statute or law requires, or if you think that due to changes of these accounting methods your financial statement will show a better presentation than the earlier presentation, then you can change it. समझ में आया? अभी तक मैंने दो पॉइंट्स बताए कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, जब भी हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमारे पास तीन चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये तीन चीजें हमेशा फिक्स रहती हैं, नॉर्मली इनमें चेंजेस नहीं होते, और नॉर्मली इन्हीं तीन को बेस बना करके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं, ये हम मान करके चलते हैं। मेरी बात ढंग से समझेंगे। तीसरा कहता है, पहला था गोइंग कंसर्न कि हमारी कंपनी चलती रहेगी, ये मानते हुए जब भी बैलेंस शीट बनाई जाती है या जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में, ये मानते हुए कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी। दूसरा, अच्छा सर बंद होने वाली हो तो क्या करेंगे, आएंगे थोड़ी देर, काहे के लिए इतनी टेंशन, हर चीज एक ही बार में नहीं ना बोल सकते, मुंह से बोलने का भाई इधर से चार स्पीकर लगा दे, कुछ कुछ बोलते रहे, पहले समझने की कोशिश करें, कोई चीज छूटेगी नहीं। गोइंग कंसर्न कहता है कि हमेशा बिजनेस चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, बाय एज्यूमिंग दैट वी आर नीडेड टू journalize the things, we are needed to record the things in the books of account. Now the second one, consistency. जो मेथड आपने पहले यूज किया था अकाउंटिंग का, वही मेथड आपको आगे भी यूज करना है और इस साल भी वही यूज कर रहा है, दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी। बट यस, ड्यू टू fulfilling of any one of these three conditions you can change your accounting method if any accounting standard request, if any act, statute or law request, or if you think that due to these changes your financial statement will show a better presentation. ये तीन। अच्छा, मैंने अभी तक दो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions बताए, द थर्ड वन इज एक्रूवल कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि भाई एक बात बताओ, बोल दो। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि अगर चलें, ऐसे समझो, जिनको आती है बैलेंस शीट उनके लिए बहुत आराम से समझ में आएगा, जिनको नहीं आती, जिन्होंने नहीं सीखा है उनको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन पेशेंस रखेंगे। ये ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है। और ये हम बना रहे हैं 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22। अच्छा जी, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है। हमने ना, ये कितने महीने का है, ये है 12 मंथ्स, ठीक, कितने महीने का है, 12 महीने का। हमने अपने यहाँ किसी बंदे को सैलरी दी, तो यहाँ पर हम सारे खर्चे लिखते हैं ना, एक्सपेंसेस,
और सारी इनकम्स हम यहाँ लिखते हैं। जितने भी फायदे होते हैं हम इस साइड लिखते हैं क्रेडिट, और जितने नुकसान होते हैं वो हम डेबिट लिखते हैं। ये मालूम होगा। हमने किसी को सैलरी दी और उसको सैलरी हम देते हैं 1000 पर मंथ के हिसाब से, और हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कितने महीने का बना रहे हैं, 12 महीने का। तो हम कितनी सैलरी लिखेंगे यहाँ पर, 12,000। कितनी देंगे, 12,000, 12,000। इज देयर एनी प्रॉब्लम एट ऑल? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आगे बढ़िए। दूसरा, इसी में ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने किसी को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ, और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है ना, ये मेरे 12 महीने का बन रहा है। कितने महीने का, ये ऊपर लिखा है 12 महीने का बन रहा है। हमने इसको सैलरी दे दी 15 महीने की। कितने महीने की देनी, कितनी चाहिए थी, 12 महीने की। दे कितने दी, 15 महीने की। तो हम पीएल के डेबिट में कितना लिखेंगे खर्चा, 15,000। अच्छा, तीसरा है एक कि हमने सैलरी देनी है, दे दीजिए 1,000 पर मंथ के हिसाब से। हमको, मैंने 10 महीने की सैलरी दी, तो हमने कितनी सैलरी दी, 10,000। तो हमने पीएल के डेबिट में कितना लिखना है सर, 10,000। इसमें किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। गलत है। क्या है ये, गलत है। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है, मान लो मैंने अभी चाय पी, चाय वाला आया, चाय रख कर गया, मैंने चाय पी ली। अब चाय तो पी ली, खर्चा कब है, अभी का या कल का? क्योंकि मैं उसको खर्चा पेमेंट कब करूंगा, कल। तो खर्चा आज का है या खर्चा कल का होगा जब मैं पेमेंट करूंगा? जब मैं चाय पी रहा हूं तो खर्चा हो रहा है, या जब मैं पेमेंट करूंगा तब खर्चा होगा? सर, जब आप चाय पी रहे हैं तो खर्चा है। बात सही है। वो 10 रुपए जो चाय का बना मेरा, वो लायबिलिटी है, उसे मुझे पे ऑफ करना है, आज नहीं तो कल। पैसा जेब से निकले या ना निकले, 10 रुपए की चाय अगर मैंने पी ली तो मैंने पी ली, वो खर्च हो गया, वो एक्सपेंडिचर हो गया। इन द सेम वे, अगर मुझे किसी को सैलरी देनी है 1,000 पर मंथ, और 12 महीने का मैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो ये 15,000 सैलरी कहां से खर्च हो गई भाई? मान लो चाय वाला आता है, कहता है मालिक 100 रुपया दो, मैंने उसको 100 रुपए की जगह 200 रुपए का नोट था, मैंने वो पकड़ा दिया। अब ये मैं नहीं बोल सकता 150 का नोट था, 200 का नोट था, मैंने उसको वो पकड़ा दिया। अब ये बताओ खर्चा मेरा कितना है सर, 100 रुपए, और बाकी 100, 200 गया। अरे नहीं सर, वो तो एडवांस है, वो खर्चा कहाँ है, वो आपने चाय पियेंगे ना अभी। ओ वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर भी सैलरी मैंने एडवांस में दे दी। इंस्टेड ऑफ पेइंग रुपीज 12,000, आई पेड रुपीज 15,000। इट मीन्स देयर इज अ एडवांस सैलरी ऑफ रुपीज 3,000। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एडवांस सैलरी। कितना रुपया माइनस कर देंगे, 3,000। तो कितनी सैलरी चली गई खर्चे में, ओ 12,000, बाकी 3,000 एडवांस है। यहां पर हमने कहा हम खर्च लिख रहे हैं, तो खर्च कितना हुआ मेरा, 12,000। 3,000 एडवांस सैलरी चली गई, जिसको हम लोग प्री पेड सैलरी भी बोलते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में आओ, इसमें मैंने 10,000 का दिया। सर काम उसने 12 महीने किया, तो आप 10,000 क्यों देंगे? खर्चा तो आपका 12,000 है ना, खर्चे तो आपका, एक्सपेंडिचर तो आपका टोटल 12,000 हुआ। What if you are not paying rupees 2,000 right now? In future you are needed to make the payment ना। आपको तो फ्यूचर में पेमेंट करना ही करना है, वो तो आपकी लायबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हो चुका है 12,000, लेकिन आपकी जेब से निकला 10,000। तो इसमें क्या करें सर, ऐड कर दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितने रुपए सर, 2,000। ये हो जाएगा 12,000। समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आया। इसमें कहीं कोई डाउट या दिक्कत नहीं है, पक्का? इसको हम लोग कहते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। जेब से पैसा निकलना खर्च नहीं होता। मेरी बात ढंग से समझें। देखिए दूसरे वाले केस में 15,000 निकल गया, लेकिन आपने खुद कहा सर 15,000 खर्च नहीं है। खर्च कितना है, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना है,
12,000। ये जो 3,000 एक्स्ट्रा गया दैट इज एन एडवांस पेमेंट एंड दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। आई एम नॉट सेइंग इट टू यू, यू आर सेइंग सर हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आपको सुनाई कहाँ दे रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे तो ये मालूम है आपको समझ में आ रही है ये चीज। भाई जितना खर्चा हो गया, जितना सामने वाले ने काम किया, खर्चा भी तो उतना ही हुआ। अच्छा, बाकी नीचे वाले में देखो 10,000 ही मैंने दिया सर, 12,000 देना था, देना तो 12,000 था 12 महीने का। वी आर प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दिस 12 months and we paid rupees 10,000 as at the rate of 1,000 per month. It means still we are needed to make the payment of rupees 2,000 which is outstanding and it must be added in the टोटल एक्सपेंडिचर। हम ये नहीं कर सकते खर्चा नहीं हुआ, जेब से नहीं गया तो खर्चा नहीं हुआ। अरे भाई जेब से जाना या ना जाना खर्चा थोड़ी होता है, देना बाकी है वो भी तो खर्चा है। तो देना बाकी है उसको ऐड करो ना, खर्चे को पूरा खर्चा दिखाओ, आधा अधूरा खर्चा क्यों दिखा रहे हो? इज इट क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। बेसिकली जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो वो 3 तरीके से होता है। पहला होता है एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जिसको मैंने अभी बताया, मेरी बात ढंग से समझेंगे इत्मीनान से। दूसरा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ओके। एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 तरीके हैं। एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बता दिया, ये वो अकाउंटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। किसका? आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का, इनके हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो हमने जो आपको बताया दैट इज ऑल अबाउट योर एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बड़ा सिंपल है, वो कहता है जितना जेब में आए वो आपकी इनकम, जितना जेब से जाए वो आपका खर्चा। तरीका सही नहीं है भाई साहब, लेकिन है, मेथड तो है। इसको हम लोग कहते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सही और गलत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन इसी फंडे को यूज करते हैं और वहां पर ये चलता भी है और सही तरीके से रिप्रेजेंट भी करता है। तो कहने का मतलब हमारे पास 2 मेथड हो गए। द फर्स्ट वन इज एक्रूवल, द सेकंड वन इज कैश। कैश सिस्टम कहता है जितना आया आया वो हमारा इनकम, जितना गया गया, जेब से निकला उतना हमारा एक्सपेंडिचर, खर्चा। हाइब्रिड सिस्टम कहता है कि हम ना जो भी इनकम होंगी ना वो एक्रूवल बेसिस पर रखेंगे और जितने एक्सपेंडिचर होंगे ना वो हम कैश बेसिस पर रखेंगे। उड़ी बाबा, क्या बोला? उड़ी बाबा, अरे सॉरी, वो बोला कि जितना इनकम होगा ना वो हम लोग कैश, इनकम होगा तो एक्रूवल बेसिस पर रखेंगे, एक्सपेंडिचर होगा तो कैश बेसिस पर। उल्टा भी बोल सकता है, यहाँ कहेगा कुछ इनकम हम कैश बेसिस पर, कुछ इनकम हम एक्रूवल बेसिस पर, या कुछ खर्चे इनकम एक्रूवल बेसिस पर, कुछ खर्चे कैश बेसिस पर, मिक्स करेंगे, हच पच करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे। तो ये हच पच गवर्नमेंट ने कहा पहले तो बिल्कुल काट डालो, गवर्नमेंट ने बिल्कुल कहा काट डालो, इस हौच पौच को यूज नहीं करना है। आपके पास 2 ही तरीके हैं अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए। दिमाग में ये बात बैठा ले जो मैं बोल रहा हूँ, आपको अपनी अकाउंटिंग करने के लिए देयर आर 2 मेथड्स। द फर्स्ट वन इज एक्रूवल सिस्टम, द सेकंड वन इज कैश सिस्टम। उड़ी बाबा, फिर गड़बड़ हो गया। अब कहाँ गड़बड़ हो गया सर, आपने तो कहा ना यही मेथड है। अरे 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 अरे, इधर देखो ना, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में तीसरा वाला क्या बोलता है? एक्रूवल सिस्टम। एक्रूवल का मतलब हमें एक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग को यूज करना है। तो इसका मतलब कौन सा मेथड नहीं यूज कर सकते? कैश सिस्टम। तो इसको भी क्या करो, मत काटो, ये सही है ये भी सही है। सर आप दोनों बातें बोल रहे हैं,
आप ना तो हमको इधर आने दे रहे ना तो उधर जाने दे रहे। देखो भाई दोनों सही हैं। मैंने ये नहीं कहा कैश सिस्टम वी कैन नॉट फॉलो, मैंने कहा यस देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच यूज द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इज परफेक्टली राइट। लेकिन सर यहां पर लिखा है एक्रूवल, मैंने कहा ये अकाउंटिंग एजम्पशन है। अगर हमको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया जाए तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक्रूवल सिस्टम पर बनाया हुआ है, जब तक कि नोट पे ना लिखा हो। नोट मतलब रुपया नहीं, नोट मतलब नीचे फुट नोट लगाना, नीचे नोट्स लिखते हैं ना वर्किंग नोट, तो वो नोट में लिखा हो। अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे, यहाँ बैलेंस शीट के नीचे, ये जो पीएल अकाउंट बना है ना, इसके नीचे अगर मैं लिख दूं, देखें ढंग से, नोट्स ऑन अकाउंट्स, मैंने क्या लिखा, द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट is prepared on the basis of cash system of accounting। अगर ऐसा लिखा हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब अब जो ऊपर फाइनेंशियल, अभी तो यहाँ पर एक्रूवल बना हुआ है, इस एग्जांपल को मतलब मैंने नीचे लिख दिया, इसी जगह पर मैं लिख सकता था एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन एक्रूवल के लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम मान करके ही चलते हैं कि ऊपर वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए, किस मेथड से बनाया गया होगा, एक्रूवल। अगर हमने लिख दिया कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका मतलब ऊपर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया है वो किस पर बनाया गया है, कैश। अब ये मत मानो कि एक्रूवल पर बनाया गया है। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? कुछ नहीं लिखा है तो मान लो एक्रूवल, अगर लिखा है कैश बेसिस तो क्यों मानोगे एक्रूवल? और देखो ना, दोनों चीजें सही हो गई, दोनों मेथड ठीक है, एक्रूवल भी और कैश सिस्टम भी, ठीक है ना। मना कहीं नहीं किया कैश सिस्टम को, लेकिन एक्रूवल आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। इसी तरह गोइंग कंसर्न, कि जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये हमारा गोइंग कंसर्न है, कंपनी चल रही है, चलती रहेगी। लेकिन अगर नोट्स टू अकाउंट्स में या नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिखा हो कि कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड एज ऑन दिस डेट, तो भैया सिस्टम चेंज हो जाएगा। अब ये मत मानना कि हमारा जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो फॉलो हो रहा है, कंपनी बंद होने वाली है, नाउ नोट्स ऑन अकाउंट्स में क्लियरली लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो मान लेंगे कंपनी चलती रहेगी भाई। कंसिस्टेंसी, कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब जो पिछले साल की पॉलिसीज थी वही पॉलिसीज इस साल भी यूज हो रही हैं, और ये पॉलिसी आगे भी ऐसे ही यूज होती रहेंगी। लेकिन नोट्स में लिख दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, जो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन इस बार आप देख रहे हैं ना, ये ना डब्ल्यूडीबी मेथड से नहीं भाई साहब, ये एसएलएम मेथड से। अरे जब लिख दिया गया तो लिख दिया गया, अब सोचना क्या है? अब समझ में आई बात? तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, ये हम मानकर चलते हैं, लेकिन नहीं मानेंगे उस समय जब नीचे नोट्स ऑन अकाउंट्स में दिया रहेगा। होप सो यू गॉट। देखिए, if it is followed, no need to disclose in the financial statement. If not followed, then mandatorily required to disclose in the financial statement। इतना कुछ बता दिया, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन नहीं बताई। अरे बता दी मैंने आपको, कहानी कहानी में अकाउंटिंग पॉलिसी बता दी, कई मेथड्स थे, डब्ल्यूडीबी के कई मेथड थे, उसमें से किसी एक मेथड को पिक कर लेना कहलाता है अकाउंटिंग पॉलिसी को हमने चुन लिया, मैंने चुन लिया। ये किस पिक्चर का गाना था? मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया, मैंने चुन लिया सनम, दिल मांगे मोर, शाहिद कपूर की मूवी थी, उसमें ये गाना था, चुन लिया मैंने चुन लिया। अच्छा, कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी से समझते क्या हैं आप? डेफिनेशन, द अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिनको हम चुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं, एंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द कंसर्न इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट्स इट। कौन से मेथड है? डेप्रिसिएशन का मेथड है, इन्वेंट्री का मेथड है, जो आप जानते हैं।
इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन से रिलेटेड है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का वैल्यूएशन या फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन या कंटिजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे करना है, इंटेंजिबल एसेट का क्या ट्रीटमेंट करना है, फॉरेन करेंसी में चेंजेस होते हैं उनको पीएल में ले जाना है, बैलेंस शीट में लिखना है, क्या करना है, जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होता है। अब इसमें से कई चीजें तो आप जानते ही नहीं होंगे, पहली बार तो देख रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन है, इन्वेंटरीज हैं जिनको आप यूज टू हैं, जानते हैं, ठीक है ना। तो ये एरियाज हैं और इसके अलावा भी कई एरियाज हैं जहां पर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज करते हैं। अब सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जब भी हम किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते हैं ना, उसके पीछे 3 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जब भी आप किसी मेथड को पिक करने जा रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, डब्ल्यूडीवी चुनूं या एसएलएम चुनूं, ऐसे नहीं आंख बंद करके अट्टा बट्टा कर लो ना बाबा ना। आपको ये 3 चीजें दिमाग में, 3 पॉइंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चुनेंगे आप प्रूडेंस देखेंगे, प्रूडेंस यानी दूरदर्शी होकर के देखेंगे, दूरबीन से नहीं देखेंगे, दूरदर्शी होकर। अब दूर चले गए वहां पर भी नहीं देखेंगे, जहां पे है आप वहीं से देखेंगे। दूरदर्शी यानी होते हैं ना फोरकास्ट करने वाले, अनुमान लगाने वाले, दूरदर्शी सोचते हैं, जो सोचते हैं अरे भाई तुम जो सोचते हो वही होता है, वो दूरदर्शी, प्रूडेंस के हिसाब से। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, द मेन थिंग इज जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है सार क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो दिख रहा है वही है, जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर रिपेयर करवाना है, कंप्यूटर नहीं मशीन रिपेयर करवानी है, मेरी बात ढंग से समझेंगे, मशीन रिपेयर करवानी है और मशीन है 5 लाख रुपए की, रिपेयर करवाया 2 लाख रुपए का। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? पहली चीज, 5 लाख की मशीन है, 5,000 रुपए रिपेयर का आया। अब ये बताओ ये रिपेयर कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं सीधे पूछ रहा हूँ 5 लाख का अगर मैंने 2 लाख खर्च कर दिया, 5 लाख की मशीन थी, 2 लाख रुपए रिपेयर पर खर्च हो गया, वेदर इट्स कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। तो आप कहेंगे कैपिटल, ये किसने कह दिया ऐसे ही आंख बंद करके बताने के लिए? दिस इज नॉट अ वे, दिस इज नॉट अ वे टू डिफाइन। 5 लाख में से 2 लाख लगा तो कैपिटल हो जाएगा, 5 लाख में 5,000 रुपए कैपिटल खर्च हुआ रिपेयर का तो वो रेवेन्यू हो जाएगा। हु टोल्ड यू दैट? किसने कह दिया आपको कि इस तरह से आप सिस्टम को बनाओ? हो सकता है 2 लाख रेवेन्यू, हो सकता है 5,000 कैपिटलाइज हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर पढ़ा है, उसमें पूरी कंडीशंस और गाइडलाइंस बताई गई हैं। तो यहाँ पर वही है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या सब्सटेंस है? फॉर्म मत देखो, 2 लाख गया 5,000 गया, ना 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 ना, सब्सटेंस है, वो जिस्ट क्या है, सार क्या कहता है, उसके बेसिस पर डिसीजन। तो जब भी आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते हैं, मेरी बात ढंग से समझिए, एग्जाम्पल को अभी लकीर के फकीर मत बन जाना। जब भी आप किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका प्रूडेंस क्या बोलता है, दूरदर्शी क्या होकर के आप सोचेंगे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सार क्या है इसका, जो दिख रहा है जरूरी नहीं वही हो, और तीसरा मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंस, मैटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट, मैटेरियलिटी मतलब सारभूत। अब इन तीनों का क्या रोल है जरा उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा टॉपिक खत्म है, सीधे क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है ना। प्रूडेंस कहता है इन व्यू ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर में कई चीजें ऐसी हैं जो अनसर्टेन है, इसीलिए तो हम दूरदर्शी सोचते हैं। दूरदर्शी वही आदमी सोच सकता है जो आगे की सोच रहा है, जरूरी नहीं जो सोच रहा है वही सही हो, लेकिन सोचना तो पड़ता है। आप लोग आज कितने दूरदर्शी का काम कर रहे हो, आप बैठे हो सीए सीएस सीएमए कर रहे हो, इसी उम्मीद पर बैठे हो कि सीए बन जाएंगे, सीएस बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। क्या बन जाओगे क्या? हाँ सर बन जाएंगे। ये होता है दूरदर्शी। अरे मेहनत भी करनी पड़ती है उसके लिए। तो यही है कि दूरदर्शी होकर के सोचो। कई आपके दोस्त होंगे जो केवल बीकॉम करने की सोचे हैं, अब भी नहीं सोचा, वो दूरदर्शी नहीं है। क्या करोगे मालूम नहीं, जो होगा देखा जाएगा, मालूम नहीं, तो वो डगमग डगमग की स्थिति में है। तो in case, in view of uncertainty associated with the future events, profits are not anticipated, but losses are provided for as a matter of the conservatism. होता क्या है कि प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि चलिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी चुनते हैं तो हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ती हैं। तो प्रूडेंस, दूरदर्शी होकर सोचना पड़ता है, फ्यूचर में होने वाली इवेंट्स, फ्यूचर में होने वाले कंसेक्वेंसेस, फ्यूचर में आने वाले रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके हमको अकाउंटिंग पॉलिसी चुननी पड़ती है। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इंपॉर्टेंट है उसका सब्सटेंस ना कि फॉर्म, ठीक है ना। मैंने किसी को सैलरी दी, जरूरी नहीं सैलरी हो सकता है मैंने कमीशन को सैलरी में दिखा दिया हो, हाँ या ना।
और तीसरा होता है आपका प्रूडेंस हो गया, सब्सटेंस ओवर फॉर्म हो गया, मैटेरियलिटी। मैटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, उसका नेचर क्या है, कितने इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर। अब तीनों को अलग अलग देखते हैं, जरा ढंग से सुनें। प्रूडेंस को कभी कभी हम लोग कहते हैं, ये प्रूडेंस कंसेप्ट है या इसको हम कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा सीए बन जाओगे, हाँ सर बन जाएंगे, श्योर है। अब वहां थोड़ा डाउट स्टार्ट हो गया। तो आप मेहनत कर रहे हो, सीए बन जाओगे, हाँ सर बन जाएंगे, लाओ मिठाई दो। अरे सर जब बनेंगे तब देंगे ना। जब बनेंगे, अरे तो कह तो रहे हो बन जाएंगे, अब क्या दिक्कत है, अब काहे की देर है। 5 साल बाद तुम कहाँ रहो, हम कहाँ, उसे मिठाई खिलाओ ना खिलाओ, आज खिला दो। बन जाओगे ना सीए, हाँ सर बन जाएंगे, तो मिठाई खिलाओ ना। अरे खिलाओ, नहीं बन पाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रूडेंस कंसेप्ट यही बोलता है कि आपको दूरदर्शी होकर के सोचना पड़ेगा, आपको डिसीजन आज लेने हैं, लेकिन फ्यूचर के को ध्यान में रखते हुए। हाँ, अगर आपको लगता है फ्यूचर में कुछ नुकसान होने वाला है, जैसे किसी घर में शादी है 5 साल बाद, अब उनकी कमाई है महीने की 30,000, 5 साल बाद घर में शादी है, कमाई है घर की 30,000, अब क्या करें। उनको मालूम है कि 5 साल बाद 10 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, या 5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करें। 30,000 की कमाई है मंथली, 5 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, तो क्या करें। छोड़ दें, लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा। अरे ऊपर वाला बैठा है, सब कर देगा, क्या दिक्कत है, ऊपर वाला है कर देगा, पैसा अपने आप झमझमाझम गिरेगा। अरे ऐसा नहीं है। जो लोग दूरदर्शी होते हैं ना, जेब में 100 रुपया आया गुल्लक में डालेंगे, 500 रुपया आया गुल्लक में डालेंगे, क्योंकि मालूम है कि वो आने वाली है, वो इवेंट आने वाली है, दूरदर्शी होकर के सोच रहे हैं। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि 10 साल बाद ये बिजनेस 5 करोड़ कमाएगा, 10 करोड़ कमाएगा, तो मिठाई आज नहीं बांटेगा, वो कहेगा ठीक है जब आएगा ना तब खुशी मना लेंगे। तो देखो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के लिए हम लोग कभी नहीं सोचते। जैसे मैंने कहा मिठाई लाओ, आप नहीं ला रहे हो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के लिए आप कभी नहीं सोचते, लेकिन एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए आप प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देते। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को आप आज बुक नहीं करते हो, ना 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 ना, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आप आज तैयार रहते हो और कुछ ना कुछ उसमें खर्चे के लिए प्रोविजन बनाते हो। समझ में आई बात। इसको हम लोग कहते हैं प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। दूसरा है आपका सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बता दिया। Transaction and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and financial reality and not the merely by their legal forms. मैंने किसी को सैलरी देनी है, मैंने सैलरी ना दिखा करके उसको कमीशन दिखा दिया, या कमीशन देना, मैंने कमीशन दिखाकर सैलरी दिखा दिया, बट द मेन व्हाट वाज द जिस्ट, हमको उस ट्रांजेक्शन के बेस पे जाना पड़ेगा। हमने 5,000 खर्च किया, किस चीज का खर्च किया, गाड़ी को ओवरऑल करवाया, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन वही 5,000 हो सकता है मेरा कैपिटल हो, डिपेंड्स कि मैंने किस चीज पर खर्च किया, ठीक है ना। मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। जो चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस का मतलब जैसे मान लो कोई भी ऐसा डिसीजन जो, या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपके डिसीजन को हाँ या हाँ को ना में बदल सकता है, उसको हम कहते हैं मैटेरियलिटी। चलो सर उसका भी एग्जांपल दे दीजिए। मुझे आपसे चाहिए 5 लाख रुपए, मुझे आपसे चाहिए 5 लाख रुपए। आपने कहा तुम्हारा बिजनेस कैसा चलता है, मैंने कहा बहुत बढ़िया चलता है। अब उसको मालूम नहीं रात को मेरे बिजनेस में आग लग गई। क्या लग गई, आग लग गई। अब धूं धूं करके स्टॉक जल रहा था और मुझे धूं धूं करके आपकी आवाज और चेहरा भी नजर आ रहा था, वो 5 लाख तो मिलेगा नहीं। गया, आप रहते हैं दूसरे शहर में, आप हमको 2 महीने बाद पैसा देने वाले। मैं 2 महीने बाद आया, कैसा चल रहा है बिजनेस, बहुत बढ़िया, जबकि अंदर से मुझे मालूम है। उसने कहा दिखाओ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बड़ा ही चालाकी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो लॉस नहीं दिखाया, वो आग वाला लॉस नहीं दिखाया। मुझे मालूम था अगर मैं उसको नहीं दिखा दूंगा तो सामने वाला ना कर देगा, वो मुझे पैसे नहीं देगा। और अगर मैं नहीं दिखाता हूं
तो वो पैसे दे देगा। मैंने उसको दिखाया कि नहीं कुछ ऐसा हुआ है, उसको पता भी ना चला और उसने मुझे 5 लाख रुपए दे दिया है। इट मीन्स दिस information or the data was having a material impact। कोई भी ऐसी चीज जो किसी के डिसीजन को हाँ से ना, ना से हाँ में बदल दे, उसको हम कहते हैं मैटेरियलिटी। तो हर एक वो चीज जो मैटेरियल हो, वी आर नीडेड टू शो इट सेपरेटली। आगे आकर सेपरेटली बोलने का मतलब ये था कि आप समझे कि सेपरेटली का मतलब वी आर नीडेड टू डिस्क्लोज इट इन ए डिस्टिंग्विश फॉर्म, इन अ सेपरेट हेड। हमको उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया बेसिकली हम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी की बात कर रहे हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब कई मेथड्स हैं, उसमें से किसी एक मेथड को चुन लेना, उस मेथड को चुन लेना, उसको फॉलो करना। जब भी आप बात करते हैं मेथड को चुनना, उसको फॉलो करना, आगे कंटिन्यू करना हर साल दर साल। तो जब भी आप ऐसा करेंगे बेसिकली हमको अकाउंटिंग में 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस बताए गए हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। ये कॉमन सी चीज थी, बताई इसलिए गई क्योंकि ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर सेट बैठता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने इस साल यूज की वही अकाउंटिंग पॉलिसी आप अगले साल भी यूज करेंगे, दैट्स इट। और इसके 3 आपको बता दिया गया फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से गोइंग कंसर्न। हमको कोई बैलेंस शीट दी गई, मान लेंगे कि ये पिछले साल भी चल रही थी कंपनी, आगे भी चलती रहेगी जब तक कि ना लिखा हो कि नहीं चलेगी। मेरी बात समझ गए। दूसरा गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब जो मेथड पिछले साल यूज किए गए थे अकाउंटिंग में वही मेथड इस साल भी यूज किए गए, वही अगले साल भी यूज किए गए हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो मान लिया जाएगा, लेकिन अगर नीचे लिखा है नहीं 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 ऐसा नहीं है तो हम मान लेंगे नहीं है। तीसरा एक्रूवल। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा वी विल एज्यूम कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया है वो एक्रूवल सिस्टम पर फॉलो किया गया है, उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेयर का एडजस्टमेंट किया गया है। लेकिन अगर लिखा है नहीं कैश सिस्टम, तो हम क्यों मानेंगे इसको एक्रूवल, हम इसको कैश सिस्टम से मानेंगे। बेसिकली ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है। उसके बाद कहा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है जब हम उनको चुनते हैं, जब हम उनके पीछे काम करते हैं, तो आपको 3 चीजें याद रख करके अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करना चाहिए। प्रूडेंस क्या है, मैटेरियलिटी क्या है और सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या है। मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ये याद रखेंगे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना ये इसमें आपका ट्रेडिंग एंड पीएल होता है, इसमें आपका बैलेंस शीट होता है और इसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। अगर मैं कंपनी की बात करूं या किसी और, तो इसमें एक और चीज आप ऐड कर लें, नोट्स ऑन अकाउंट्स। ओके, ये भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। यानी हमको एक अलग से पेज बनाना पड़ता है जिसका हेडिंग होता है नोट्स ऑन अकाउंट। जिस तरह आपका बैलेंस शीट अलग से बनता है, पीएल अकाउंट अलग से बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से बनता है, उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट जिसको हम कहते हैं नोट्स ऑन अकाउंट वो भी अलग से बनता है। उस नोट्स ऑन अकाउंट्स में हमको शो करना पड़ता है कि कंपनी ने या कंसर्न ने कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को यूज किया है, कहाँ कहाँ चेंजेस या डेविएशंस इस साल आए हैं, और उन डेविएशन और चेंजेस का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी आपको शो करना पड़ता है। मान लो इस साल मैंने WDBT SLM किया, आई नीडेड टू शो इट ऑन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। हमने WDB मेथड से SLM किया, हमको दिखाना पड़ा। हमने किसी मेथड को ही चेंज कर दिया, हमको शो करना, उसका इम्पैक्ट कितने रुपयों का पड़ा हमको उसको भी शो करना पड़ेगा। केवल इस साल नहीं, अगर फ्यूचर में इस साल हो सकता है कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन फ्यूचर में फर्क पड़ेगा तो उसको भी शो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप मॉनिटरी वे में डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना इम्पैक्ट पड़ा, तो जहां तक आप उसको प्रॉपर एस्टिमेट करके शो कर सकते हैं आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ताकि 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 रे ताकि जो स्टेटमेंट का यूजर हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाला हो, उसको ये समझ में आए कि इस अकाउंटिंग इस मेथड को चेंज करने से, पॉलिसी में चेंज करने से क्या क्या इसके इम्पैक्ट पड़े हैं एग्जिस्टिंग में और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे फ्यूचर में। इज इट क्लियर? तो ये यहां पर दिया मैनर ऑफ डिस्क्लोजर, मैंने बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
Messrs D Limited had made a right issue in the offer documents to its members. It had projected a surplus of 40, इसको 20 कर देंगे, to be ended on 31st March 2021. The draft result for the year prepared on either two following accounting policies and presented for perusal of the board of director, showing a loss of rupees 10 crore. Board in consultancy with the director decided the following. देखते हैं क्या हुआ, क्या था, इसका पास में नुकसान आ रहा था, लेकिन अब कहता है इस साल वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री है जो 50 करोड़ की है। वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री है जो हमारा इस साल के अंत में स्टॉक है वो 50 करोड़ का है। कितने का है? 50 करोड़ का है। और उसको किस पर शो कर रहे हैं? वर्क्स कॉस्ट पर। इंस्टेड ऑफ द हाइदर टू मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट प्राइम कॉस्ट 30 करोड़। ओके, अगर हम इसको उस मेथड पर यूज करते जो आज तक यूज करते आए थे, प्राइम कॉस्ट पर, क्राइम कॉस्ट नहीं, प्राइम कॉस्ट। तो अगर हम इसको प्राइम कॉस्ट पर दिखाते, पिछले साल तक हम लोगों ने इसको प्राइम कॉस्ट पर दिखाया, लिखा है ना हाइदर टू द मेथड, जो अब तक हम लोग फॉलो कर रहे थे मेथड, उस मेथड से प्राइम कॉस्ट पर अगर दिखाते तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 30 करोड़ का दिखता। लेकिन अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक 50 करोड़ का दिखेगा क्योंकि हम वर्क्स कॉस्ट पर शो कर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए, जब आप कॉस्ट मेथड चेंज कर रहे हैं स्टॉक का, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट तो पड़ा ही पड़ा और मेथड भी चेंज हुआ। इसका मतलब नोट्स ऑन अकाउंट्स में हमको ये स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा दैट फ्रॉम दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर एंड ऑनवर्ड्स we will follow, yeah, we have followed the method to change in valuation of stock by using works cost instead of prime cost, which had been used till last year. और इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा। देयर इज अ फाइनेंशियल इंपैक्ट और देयर इज अ इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज 20 करोड़। देखिए ना, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। 30 करोड़ अगर हम दिखाते तो कॉस्ट कितने पर दिखती? स्टॉक की 30, अब कितने पर दिख रही है? 50। यानी स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। जब स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि एसेट बढ़ गई एक तरह से, आप ये समझ लो। तो कहने का मतलब ये कि 20 करोड़ से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, कोई गुनाह नहीं हुआ। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि आप ऐसा नहीं कर सकते। यस, यू आर फ्री टू चेंज द मेथड हियर। प्राइम कॉस्ट पे पहले हम लोग वैल्यूएशन करते थे स्टॉक को, अब हम इसको 30 करोड़ पर कर रहे हैं वर्क्स कॉस्ट। 30 करोड़ पर हो रहा था, अब इसको वर्क्स कॉस्ट पर कर रहे हैं 50 करोड़ पर, तो जिसके प्रॉफिट इंक्रीज हो गया क्योंकि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो ये कोई गुनाह नहीं किया मैंने मेथड चेंज करके। कहा कि ठीक है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर शो होगा, पहले के मुकाबले आप कर सकते हो चेंज, लेकिन इसको आपको शो करना पड़ेगा। आपको ये मेथड बदला, ये आप नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिखेंगे। साथ साथ कितने रुपए से आपके प्रॉफिट पर इसका इंपैक्ट पड़ा 20 करोड़ से, वो भी आपको शो करना पड़ेगा। हियर इज द आंसर। टिल लास्ट ईयर इट वाज द प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंटरी एट प्राइम कॉस्ट, but during the year the same was valued at works cost, and due to these changes the inventory was valued at rupees 50 crore and the profit was increased by rupees 20 crore due to the changes of the method of the valuation, and we are needed to show it under the notes on accounts. Is it clear? ये आपने नोट्स ऑन अकाउंट्स में दे दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, उसी का ही सेकंड पार्ट। डेप्रिसिएशन जो था वो अब तक एसएलएम मेथड से होता था, नहीं, इस साल का एसएलएम मेथड से किया है instead of the reducing balancing method which had been hitherto adopted। अब तक हम लोग WDV मेथड यूज करते थे और अब हम लोग SLM मेथड यूज करना स्टार्ट कर दिए। As a consequences the change of the depreciation at 27 crore is lower than the amount of 45 करोड़। अगर हम पहले वाले मेथड को यूज करते WDV मेथड को तो 45 करोड़, लेकिन अब SLM मेथड हो रहा है तो 27 करोड़ का ही डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। यानी मेथड चेंज होने से हमारा डेप्रिसिएशन 18 करोड़ से कम हो गया, जिससे हमारा प्रॉफिट 18 करोड़ से बढ़ गया। नाउ द सेम थिंग आर नीडेड टू डिस्क्लोज। During the year, the company decided to change the method of depreciation from WDV to SLM method. Due to these changes, the amount of depreciation was undercharged, or the instead of charging 45 crore, only 27 crore was charged, and due to that, the profit was increased by rupees 18 crores. Is it clear? आपको ये notes on accounts में दिखाना पड़ेगा। थर्ड कहता है not to provide for after sales expenses ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड टिल द लास्ट ईयर। पिछले साल तक हम लोग 2% प्रोविजन बनाते थे, जितना भी सेल होता था ना उसका 2% प्रोविजन बनाते थे। अरे भाई मान लो हमने आपको सामान दिया,
तो मैंने कहा वारंटी है 1 साल की, अब वारंटी है, आप सामान तो ले गए, कुछ खराब हुआ तो आप दौड़े दौड़े आएंगे मेरे पास, यही तो करेंगे। मैंने दे दिया सामान आपको। अब तक हम प्रोविजन बनाते थे 2% के हिसाब से। यूज्ड टू बी मेड अंडर द कंसेप्ट ऑफ द मैचिंग ऑफ द कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस यूज्ड टू बी चार्ज against the provision. The board now decided to account for expenses and when actually incurred. और इस साल की सेल है 600 करोड़ की। कंपनी ने कहा नहीं नहीं, अब हम लोग को लगता नहीं है कि वारंटी का प्रोविजन बनाना चाहिए। 2% जो हम लोग बनाते थे ना, वो सही नहीं है, फालतू का खर्चा दिखा रहे थे और सही नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप जो वारंटी दिखाते हो ना, बेसिकली खर्चा होता ही नहीं है ना के बराबर। आप ना बहुत अच्छा सामान बनाते थे, नहीं नहीं, अब हमें लगता है कि पहले हम सामान में 2% का डिफेक्ट लाते थे, अब हम सामान और अच्छा बना रहे हैं, अब डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। दोनों चीजें हो सकती हैं कि पहले जो हम लोग बनाते थे अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम, यस 2% वाज नेसेसरी, लेकिन अब हमको लगता है हमने उसमें सुधार किए हैं, अब कोई डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, तो हमने अब वो 2% हटा देना है। अगर हम नहीं हटाते तो 600 करोड़ की सेल पर 2% का मतलब 12 करोड़ रुपए आपको एज एन एक्सपेंडिचर प्रोविजन बनाना पड़ता। लेकिन अब चूंकि कंपनी कह रहा है कि जितना खर्चा होगा उसको इसी साल दिखाएंगे, जब जब खर्चा होगा दिखा देंगे, खर्चा होगा दिखा देंगे, खर्चा होगा दिखा देंगे। अब तक क्या करते थे, प्रोविजन बना देते थे, पैसा निकाल लेते थे पीएल से, एक अलग गुल्लक में डाल देते थे, कोई खर्चा होता था प्रोविजन वारंटी का तो उसी गुल्लक से करते थे, पीएल को इम्पैक्ट नहीं डालते थे। लेकिन अब कंपनी कह रही है हमने अपने सिस्टम में थोड़ा सुधार किया है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाया है, और हमें नहीं लगता कि कोई वारंटी की जरूरत है, तो कंपनी उस बेसिस पर क्या कर रही है, उस प्रोविजन को हटा रही है, जिससे कंपनी का 12 करोड़ रुपए बचेगा, खर्चा पीएल में नहीं शो होगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नाउ अगेन द मेथड हैज बीन चेंज्ड, नाउ द कंपनी इज नीडेड टू डिस्क्लोज द सेम थिंग इन इट्स नोट्स ऑन अकाउंट्स। Provide for permanent fall in the value of the investment which fall had taken place over the past 5 years, the provision being 10 crores. अब हुआ क्या, कंपनी का एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट था कई सालों से, कंपनी का इन्वेस्टमेंट था, किसी शेयर या डिवेंचर में पड़ा होगा, अचानक उसके वैल्यू में फॉल आ गया, गिरावट आ गई, और ये अचानक नहीं, सॉरी, परमानेंट गिरावट आई, और ये 1 साल में नहीं हुआ, ये पिछले 5 सालों में धीरे धीरे करते हुए गिरावट आई। अब आज नहीं तो कल कंपनी इंतजार कर रही थी, आज गिरा है, कल स्टॉक का दाम ऊपर होगा, कोई दिक्कत नहीं, गिरा है कभी न कभी ऊपर होगा, कोई बात नहीं, आज तीसरा साल है, कभी न कभी ऊपर होगा। अरे भैया 5 साल हो गए इंतजार करते हुए, गिरता ही जा रहा है और एक लेवल के ऊपर वो जा नहीं रहा, इसका मतलब ये परमानेंट डिक्लाइन हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, परमानेंट गिर गई है। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू परमानेंट गिर गई तो मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने मान लो 50 करोड़ लगाया था, 10 करोड़ रुपए माइनस हो गए। अब वो इन्वेस्टमेंट 40 करोड़ का है, 30 करोड़ लगाया था, 10 करोड़ माइनस हो गए, क्योंकि अब उसकी परमानेंट डिक्लाइन हो गया 10 करोड़ से। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को कितने पर दिखाएं, 30 करोड़ पर जितने में खरीदा था, या उसको 10 करोड़ से माइनस कर, सर माइनस कर दीजिए ना। अब वो लॉस कहां से मीट आउट होगा, पीएल से मीट आउट होगा, खर्चा हो गया मेरा, नुकसान हो गया। अब हमारा प्रॉफिट भी तो 10 करोड़ से जाएगा, हमको उसको दिखाना पड़ेगा कि हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 10 करोड़ से कम कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट 10 करोड़ से माइनस हो जाएगा, हमारा परमानेंट डिक्लाइन हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसलिए हमको इसको करना पड़ रहा है। Is it clear? ये नोट्स तो ऑन अकाउंट्स में दिखाने पड़ेंगे। दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है एबीसी लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजन फॉर नॉन स्टॉक बेस्ड ऑन नो इशू फॉर द लास्ट 12 मंथ्स अप टू 31 मार्च 20। कंपनी अब तक प्रोविजन बनाती थी नॉन मूविंग स्टॉक का, ओके। द कंपनी वांट्स टू प्रोवाइड ड्यूरिंग द ईयर बेस्ड ऑन द टेक्निकल इवैल्यूएशन। अच्छा, और नो इशू नहीं होगा, ऑन इश्यूज फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है। कंपनी क्या बनाती थी, नॉन मूविंग स्टॉक का प्रोविजन बनाती थी, अगर कोई इश्यूज होते थे पिछले 12 महीने में तो उस बेसिस पर कंपनी प्रोविजन बनाती थी। अगर नॉन मूविंग स्टॉक है, मैंने कुछ सामान खरीदा, वो पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है पड़ा हुआ है, पड़े पड़े तो कोई भी सामान खराब हो जाएगा। अब मैंने वो स्टॉक खरीदा है, नॉन मूविंग स्टॉक है, वो स्टॉक मूव नहीं हो रहा, बिक नहीं रहा, जा नहीं रहा, निकल नहीं रहा, कंज्यूम नहीं हो रहा, तो उसमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, नुकसान का कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही स्टॉक। तो कहा कि कंपनी ऐसा हर साल करती थी, जो भी पड़ा रहता था उसके हिसाब से बनाती थी। अच्छा, लेकिन अब कंपनी कह रही है कि अब हम टेक्निकल इवैल्यूएशन के हिसाब से बनाएंगे। अब हम वो प्रोविजन उस तरह से नहीं बनाएंगे कि हमारा हम लोग अपने हिसाब से इवैल्यूएशन करेंगे, ना 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 ना, टेक्निकल इवैल्यूएशन करेंगे, यानी एक्सपर्ट के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, किसी एक्सपर्ट को बैठाएंगे, वो इवैल्यूएशन करेगा, उसके बाद हम उसका कॉस्ट निकालेंगे। कहता है 100 लाख का स्टॉक है, अगर हम आज का सिस्टम यूज करें, जो आज तक पिछले साल तक करते आए हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 3.5 लाख का प्रोविजन बनना चाहिए। लेकिन कंपनी सोच रही है टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर प्रोविजन बनाने के लिए, और टेक्निकल इवैल्यूएशन कहता है कि 2.5 लाख का प्रोविजन बनाओ, यानी 100 लाख का स्टॉक है,
मेरे पास्ट बेसिस पर जो आज तक हम यूज करते थे मेथड, अगर उस बेसिस को देखा जाए तो 3.5 लाख का प्रोविजन बनाना चाहिए। लेकिन जिस टेक्निकल एक्सपर्ट की सलाह लेके टेक्निकल इवैल्यूएशन का मेथड यूज किया गया, उस मेथड से पता चला कि 2.5 लाख का ही प्रोविजन बनाओ। यानी अब तक हम 3.5 का बनाते थे, लेकिन अब हम चूंकि टेक्निकल इवैल्यूएशन पर गए हैं तो अब हम नॉर्मल इवैल्यूएशन को हटा देंगे, टेक्निकल पर आएंगे, 2.5 लाख का बनाना पड़ेगा। अब तक हम बनाते थे 3.5 का, अब बनाना पड़ेगा 2.5 लाख का, यानी 1 लाख रुपए हम अपना बचा लेंगे खर्च होने से। एक तरह से ये समझ लो। भाई पहले मैं दिखाता था 3.5 लाख का खर्चा, अब दिखाऊंगा मैं 2.5 लाख का खर्चा। 1 लाख का खर्चा मैंने बचा लिया, यानी मैंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा लिया। अब आप ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए एसेंशियल हो भी मटेरियल हो भी सकता है, मटेरियल हो भी नहीं सकता, लेकिन चेंज तो है मेथड में, हमको इसको तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नोट्स ऑन अकाउंट्स में हमें इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, चाहे वो 1 लाख रुपए मटेरियल हो ना हो, देयर इज अ चेंज इन द मेथड। ठीक है ना? ये है आपका नोट्स ऑन अकाउंट्स में कि 1 लाख का इम्पैक्ट पड़ा मॉनिटरी, जो कि मटेरियल है नहीं है, आप उसमें लिख सकते हैं जिसका कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, Mr. A is the chief accountant of ABC. The company is capitalizing the routine revenue nature expenditure with the fixed cost and it is disclosing the same as the company's accounting policy. उड़ी बाबा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है मैं बता दूं। एक कंपनी है जो रिपेयर करती है, रिपेयर पर खर्च करती है और उसको एसेट की कॉस्ट में जोड़ देती है। ये कौन सा रिपेयर होता है भाई? जो रिपेयर एक्सपेंडिचर होता है वो तो रेवेन्यू नेचर का होता है, उसको पीएल में ले जाओ। आप उसको कैपिटलाइज क्यों कर रहे हो? उसको एसेट की वैल्यू में क्यों जोड़ रहे हो? गलत है कि नहीं है? सर तो गलत है, तो इसको नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख दें। हाँ सर। अरे भाई, किसी गलत चीज को आप नोट्स ऑन अकाउंट्स में कैसे लिख करके आप उसको सही कर लेंगे? अकाउंटिंग ही गलत की। हमें आपको सैलरी दी, हम लिख देंगे परचेस किया, कर दें कुछ भी नहीं, जो मर्जी आए वो कर दें। खरीदा मशीन लिख दिया हमने, जमीन खरीदी, कुछ भी कर दें, सब सही है। ये नहीं समझ में आ रहा कोई रेवेन्यू नेचर का तो उसको कैपिटल कैसे कर दे रहे हो? ये कंपनी की आदत बन चुकी है। आदत सुधारो ना, पहले तो अकाउंटिंग करेक्ट करो। आप उस गलत चीज को केवल नोट्स ऑन अकाउंट्स में शो कर दोगे तो गलत चीज सही और सही चीज गलत नहीं कर सकते आप। तो किसी गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता, पहले तो अकाउंटिंग सही करो। डिस्क्लोजर कहां होता है? जब मेथड में चेंजेस हो, वहां कोई गलती नहीं थी, अंतर समझे। ठीक है, तो ये तो पूरे सिरे से खारिज करते हैं, खारिज, खाली खुजली नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, RAM Limited follows the practice of disclosing accounting policies adopted in preparation of financial statement and the director's report. कंपनी का ये हाल है कि अगर कुछ चेंजेस होता है या डिस्क्लोज देना होता है तो कंपनी कहती है हम नोट्स ऑन अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वो चीजें ले लेंगे। जब हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे तो वो सारे इंफॉर्मेशन हम कहाँ लिख देंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। Instead of showing a different document in the name of the notes on accounts, will show all those changes in the director's report, will incorporate those changes in the director's report. सही है कि नहीं? अरे ऐसे कैसे सही होगा? आपको मैंने आज बताया, ये आते ही बताया कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होता है नोट्स ऑन अकाउंट्स, कहाँ मैंने लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स रिपोर्ट? कहाँ लिखा है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट कहाँ हिस्सा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? जब हिस्सा ही नहीं होता डायरेक्टर्स रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कैसे क्लब कर दोगे? ऐसे तो कल आप कहोगे बैलेंस शीट भी हम उसी में लिख देंगे। अरे भैया, मत ही मारी गई है क्या? जो जहां अलग से डॉक्यूमेंट बनना है उसको अलग से बनाओ ना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नोट्स ऑन अकाउंट्स, इसको आप डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कैसे ले जा सकते हो? डायरेक्टर रिपोर्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये काम नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, RAM Limited has disclosed accounting policies related to fixed asset. फिक्स एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग पॉलिसीज को उसने शेड्यूल ई में दिखाया, जो कि फिक्स एसेट का है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसने इन्वेस्टमेंट में दिखाया शेड्यूल एफ में, और इन्वेंट्री से रिलेटेड शेड्यूल जी में दिखाया करंट एसेट। तो स्टॉक में चेंज हो रहा है शेड्यूल जी में दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट का है तो इन्वेस्टमेंट में दिखा रहा है, और फिक्स एसेट का है तो फिक्स एसेट। मतलब जो चेंज जहां हुआ है उसी कैटेगरी में जाकर के बैलेंस शीट नहीं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही लिखा है, लेकिन जो जहां पर है इन्वेस्टमेंट उसी के नीचे लिख दिया चेंज, फिक्स एसेट उसी के नीचे लिख दिया चेंज, स्टॉक उसी के नीचे लिख दिया चेंज। अरे नहीं कर सकते ऐसा। सर कहीं लिखा है क्या नहीं कर सकते? हाँ लिखा है। ये
टू बी डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस, अलग से एक आउट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा नोट्स ऑन अकाउंट्स का, ताकि रीडेबिलिटी हो, रीड करने में आसानी हो। ये रीडेबिलिटी के पर्पज से कहा गया, सारी चीजें एक जगह पर होनी चाहिए, चेंजेस पार्ट पार्ट में डिस्ट्रैक्ट करके नहीं किया जा सकता। जी सर, तो ये भी गलत हो गया ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्कैटर्ड बैनर में नहीं लिख सकते। लास्ट क्वेश्चन, राम लिमिटेड हैज नॉट कंपाइल्ड विद AS22, आपको नहीं मालूम किस लिए है, वो इसके लिए है, एंड द सेम इज डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। ओके, मैनेजमेंट सेज नॉन कंप्लायंस ऑफ AS इज डिस्क्लोज्ड, गिव अ ट्रू एंड फेयर वे। एक बात बताओ, AS को फॉलो नहीं कर रहे हो और नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख दिए हमने AS फॉलो नहीं किया, कल कहोगे हमने कानून को फॉलो नहीं किया, कल लिखोगे हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया ही नहीं, नोट्स ऑन अकाउंट्स एक पेज का दे दिया, हमने इस साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, ये मैंने नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख दिया। अरे आपके लिख देने से गलत चीज सही कैसे हो सकती है भाई? जो गलत है सो गलत है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए तो बनना चाहिए। उसी तरह से अगर AS22 को फॉलो करना चाहिए था तो फॉलो करना चाहिए था, नहीं फॉलो करना तो गलत है। आप उस गलत को नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख करके सही कैसे कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, नहीं कर सकते, आपको AS22 को फॉलो करना था। बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, कई मेथड में से किसी एक मेथड को चुन करके उसको यूज करना, अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो उसको हम नोट्स ऑन अकाउंट्स में लिख दें और सारी चीजें एक जगह लिखें, ये एक अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। बस इतना सा याद रखें, आपके सारे क्वेश्चन खत्म, सारे पॉइंट्स खत्म। नेक्स्ट सेशन में नए एस के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दिस एस इज कंप्लीटली डन डन एंड डन।